पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं उनके समान गुण होते हैं, मतलब जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं तो उनके गुण भी कुछ कुछ समान होते हैं। तो 19वीं सदी के मध्यम में 60 से अधिक उन्होंने क्या कर दिया है, खोज कर दी थी किसकी, तत्वों की। अब तत्वों की वर्गीकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? वो हमें इसलिए पड़ी क्योंकि तत्वों की बढ़ती हुई संख्या के साथ साथ गुणों को अलग अलग अध्ययन करना अत्यंत कठिन हो गया था। मतलब अब हमें बढ़ती हुई संख्या भी याद करनी थी और उनके गुण जो है उनका भी क्या करना था, अध्ययन करना था। तो ये सारी चीजें क्या हो गई थी, बहुत मुश्किल हो गई थी, बहुत कठिन हो गई थी। इसीलिए वर्गीकरण की उन्हें जरूरत पड़ी और उन्होंने उसको मतलब इस तरह से व्यवस्थित करना चाहा कि जिससे कि वो आसानी से उसको अध्ययन कर सके। वर्गीकरण का विकास कैसे हुआ? जो हमारे वैज्ञानिक थे वो ऐसे अभिलक्षणों की खोज करना चाहते थे जिससे क्या हो कि जो कि परिवर्तित ना हो, मतलब जो चेंज ना हो, समय समय के साथ में उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। तो इसीलिए 1815 में विलियम स्प्राउट्स ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा, उसमें बहुत काम किया उसके पीछे। तो उसने पाया कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है हर एक तत्व का समान होता है, मतलब एक ही रहता है, वो बार बार चेंज नहीं होता। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, वर्गीकरण को इसको मुख्य आधार बनाया, किसको, परमाणु द्रव्यमान को। अब इसके बेसिस पे बहुत से जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी। ठीक है, पहली क्या थी, ड्रॉबिनर के ट्रायड्स। तो ड्रॉबिनर ने ट्रायड्स ने क्या करा, उसने कहा कि 3 तत्व ले लिए, 3 तत्व ऐसे लिए जिनके जो द्रव्यमान है वो क्या है, बढ़ते हुए क्रम में थे। जैसे कि लिथियम का 7 है तो इससे ज्यादा क्या है 23, उससे ज्यादा क्या है 39। और इन द्रव्यमानों का जो पहला और लास्ट का है, इनका क्या कर दिया, सम कर दिया और भाग में क्या कर दिया 2। तो क्या आ गया हमारा 23। ठीक है, तो क्या आ गया 23, बीच वाले का आ गया, है ना। तो इसने क्या किया, जिसमें 3 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित कर, ठीक है, करा कि बीच के परमाणु का द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु के द्रव्यमान के गणितीय औसत के बराबर है। औसत क्या होता है, ऊपर का और नीचे का प्लस कर दिया और उसको भाग कर दिया किससे, 2 से। तो औसत क्या निकल के आया 23, किसका द्रव्यमान था, बीच वाले का। सब ऐसे इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का लिया, जिसमें ऊपर का और सबसे नीचे का द्रव्यमान का सम करके उसको भाग कर दिया किससे, 2 से, और इसका क्या निकाल दिया, औसत, जिसका आया 88.5, जो कि किसका था, हमारा स्ट्रोंशियम का। और इसी तरह से किसका, कैल्शियम और क्लोरीन और आयोडीन का किया। अब इस ड्रॉबिनर के भी मतलब वो थे कि ड्रॉबिनर का हर किसी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था, मतलब हर किसी के लिए मान्य नहीं था। उसके बाद आया भैया न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब अष्टक का मतलब 8 होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, 1864 में एक अंग्रेजी रासायनिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। अब इसने भी क्या किया, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 7, 9, 11, 12, 14, 16 और यहाँ पे क्या है हमारा 19, बढ़ते हुए क्रम में क्या कर दिया, इसको व्यवस्थित कर दिया। उन्होंने ये देखा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान रहते हैं। जैसे कि जो 7वां वाला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब यहां से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो भी हमारा है पहला और 8वां, ठीक है, पहला और 8वें के जो गुण हैं वो कैसे हैं, एक जैसे हैं। इसीलिए इसको किसका नाम दिया, अष्टक के नियम का नाम दे दिया गया। यह नाम संगीत के सुर जैसा है, जहां हर 8वां सुर पहले सुर की पुनरावृत्ति जैसे कि नीचे दिखाया गया है। जैसे कि देखो लो, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा ये 8वां और पहला सा, तो ये क्या हुआ, रिपीट हुआ है। तो इससे क्या हुआ कि ये अष्टक के नियम के अकॉर्डिंग सारे गामा जो कि 8वां और पहले के जो गुण हैं वो कैसे हैं, एक जैसे हैं। फिर आता है न्यूलैंड के विशेषताएं क्या हुई। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले इन्होंने परमाणु भार को आधार बनाया, एक ये विशेषता है इसकी। और एक इन्होंने बोला है कि निश्चित अंतरकाल के बाद गुणों की क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, वो बार बार क्या हो रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है।
अब विफल होने के कारण क्या है कि ये उच्च परमाणु द्रव्यमान मतलब जिनका भार सबसे ज्यादा था उनके लिए लागू नहीं था। और फिर उसके बाद जब उत्कृष्ट गैसों का खोज हुई उसके बाद जो था आठवें तत्व के गुण जो है वो समान नहीं थे किसके, पहले वाले से, क्योंकि अब आठवां कौन सा हो गया था हमारा, उत्कृष्ट गैसों को दे दिया गया था। अब इसके बाद आता है मेंडलीव का आवर्त नियम और आवर्त सारणी। क्या विशेषताएं थी इसमें, इन्होंने क्या करा था मेंडलीव ने, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको बुक में। ये रहा मेंडलीव के आवर्त सारणी थे। इसने क्या किया, इसने ना रिएक्शंस करी जिसमें इसने ऑक्साइड्स बनाए हैं किसके, मेटल्स के, मेटल्स होते हैं हमारे क्या, ऑक्साइड्स बनाए हैं, हाइड्राइड्स बनाए हैं, इस तरह से इन्होंने बनाया और रिएक्शन करी है। देखो ये तो कुछ ऑक्साइड्स बनाए हैं इन्होंने, कुछ मेटल्स के और हाइड्राइड्स बनाए हैं। जो एक जैसे हाइड्राइड्स थे उनको एक सारणी में डाल दिया, जो दूसरे तरीके के थे उन्हें दूसरे उसमें डाल दिया। तो इस तरह से मेंडलीव ने अपनी एक सारणी बनाई है। अच्छा, उस सारणी की विशेषताएं क्या थी कि तत्व को आवर्त सारणी में पंक्तियों में और स्तंभों में व्यवस्थित किया गया। देखिए, ये देखिए ऐसे और इस तरह से इसको क्या करा गया, व्यवस्थित कर दिया गया। ये तो हो गया हमारा ग्रुप 1 समूह, और ये क्या हो गया हमारी पंक्तियां जिसको हम बोलते हैं रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, उसके बाद था हमारा दूसरा कि क्षैतिज पंक्तियों को क्या बोला गया, आवर्त कहते हैं। जैसे कि ये जो है हमारी क्या है, आवर्त है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, आवर्त बोलते हैं। और जो सीधी ऐसे जाती हैं उनको बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ को क्या बोलते हैं, समूह। ऐसे जो जा रही है वो क्या है, स्तंभ है। अच्छा, यहाँ से काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6। तो आवर्त कितनी है हमारी, 6। कितनी है, 6 आवर्त है। और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने स्तंभ है, 8 स्तंभ है। तो मैंने यहीं पे यही लिखा हुआ है कि क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं और इसमें कितने आवर्त होते हैं, 6 आवर्त हैं। और एक ही आवर्त के तत्व के जो गुण होते हैं वो घटते या बढ़ते हुए क्रम में ही गए हुए हैं। जैसे दाएं से बाएं चलेंगे तो कैसे हैं, या तो घटेंगे या तो कोई भी गुण बढ़ेगा। अच्छा, खड़े हुए स्तंभों को क्या बोला गया है, समूह बोला गया है। ये जो भी है हमारे ये खड़े हुए स्तंभ हैं, इनको क्या बोला गया है, इनको बोला गया है समूह, जो कि 1 से 8 तक है। ठीक है, 1 से 7 में आपने देखा होगा ए और बी में डाला गया है। ठीक है, 2 उसमें वर्गों में उप समूह में डाल दिया है। बट जो हमारा ये 8वां है इसके अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 है। ठीक है, कितने तत्व शामिल है, 3 तत्व शामिल है। और बाकियों में आपने देख रहे होंगे कि 2 तत्व शामिल है, ए और बी, ए और बी, ए और बी, इस तरह से 2 तत्व शामिल है। ठीक है, फिर आता है मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण के गुण क्या क्या है, कि सभी तत्वों का वर्गीकरण हो गया। इसने क्या किया, जितने भी 63 तत्व थे उनको इसके वर्गीकरण के अंदर सम्मिलित कर दिया। और तो और इसने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान में भी सुधार डाल दिया। जैसे कि बेरियम है या एल्यूमिनियम गोल्ड है, इंडियम है, इनके द्रव्यमान में क्या कर दिया, सुधार कर दिया गया। और जो हमारे नए तत्वों की उसकी भविष्यवाणी भी इसने कर दी कि उनके लिए क्या छोड़ दी, उन्होंने जगह छोड़ दी अपने क्या कहते हैं वर्गीकरण में या अपने आवर्त वर्गीकरण में। तत्वों की समयोजिकता क्या होती है, जो हमने पढ़ा था ना कि इसकी 1 है, इसकी -1 है ना, क्लोरीन की -1 थी। तो उसके वर्गीकरण को समझने के लिए भी हमें क्या मिल रही थी, सहायता मिल रही थी। अब इसके आवर्त के दोष क्या हैं, दोष ये है कि हाइड्रोजन की स्थिति जो है वो गलत बताई थी। क्यों, देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज कैसी थी हमारी, इसके जैसे थी, फ्लोरीन के जैसी। बट इसको किसके अंदर डाल दिया, इसको पहले उसमें डाल दिया, जबकि इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल इनसे अलग थी। इनकी जो क्या कहते हैं गुण थे वो बाकियों से अलग थे। दूसरा, समस्थानकों की स्थिति। समस्थानक क्या होते हैं, जिनका द्रव्यमान तो अलग होता है पर परमाणु संख्या क्या होती है, सेम होती है ना। परमाणु संख्या क्या होती है, सेम होती है,
पर द्रव्यमान क्या होता है अलग। जैसे कि कार्बन का एक का तो 12 है और एक का हमारा द्रव्यमान क्या है 14, और इन दोनों का नंबर क्या है 6 है। तो इसका मतलब क्या है समस्थानों की स्थिति के हिसाब से ये दोनों क्या जाने चाहिए अलग अलग, पर तत्व तो एक ही है। तो ये क्या हो गया फिर ये गलत हो गया, जिसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, जिसके ये बारे में बता नहीं सका। फिर है तत्वों के विषम जोड़े। विषम जोड़े मतलब इसने ही देखा कि कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु वाले भार वाले जो है वो कम परमाणु भार वाले तत्वों से उनके गुणों के कारण पहले रख दिए गए। जैसे कि आप देख रहे होंगे बेटा, इसमें ना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। जैसे कि इसमें देख रखा है आर्गन का 39.9 था और पोटेशियम का 39.1 था, जो कि इसको पहले रखा गया है और पोटेशियम को बाद में रखा गया था, जो कि गलत था और इसके बारे में ये बता नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था की व्याख्या नहीं कर सका, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास जो है उसके बारे में ये बता नहीं सका। उसके बाद आता है मेन आधुनिक आवर्त वर्गीकरण।